This video we are going to continue with a BHU paper. Question number 15. Paintings of which style are on the staves of ivory elephant teeth? हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है? 1. पाल स्टाइल, 2. अजंता स्टाइल, 3. जैन शैली का जैन स्टाइल, 4. अलवर स्टाइल। ऑप्शन नंबर 1 पाल शैली और ऑप्शन नंबर 2 अजंता शैली दोनों बुद्ध से रिलेटेड है, और ऑप्शन नंबर 3 जैन शैली। और ये तीनों ऑप्शंस में से एक ने भी हाथी के दांतों पर कोई पेंटिंग नहीं की। अब बचता है ऑप्शन नंबर 4 अलवर शैली, जो हम यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर सिलेक्ट करने वाले हैं। पर इसके बारे में भी मुझे कोई भी हिस्ट्री के बुक में कभी ऐसा उल्लेख नहीं आया है कि अलवर स्टाइल में ऐसे कुछ पेंटिंग्स हुआ करती थी। अगर आपको कुछ इसके बारे में ज़्यादा पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इवन यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मुझे नेट पर एक भी पिक्चर नहीं मिली, तो मुझे इस ऑप्शन के सही होने में भी डाउट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16. Whose painting is बाल वधू? बाल वधू किसकी कृति है? 1. रविंद्रनाथ टैगोर, 2. यामिनी रॉय, 3. राजा रवि वर्मा, 4. अमृता शेरगिल। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 अमृता शेरगिल। द चाइल्ड ब्राइड, ये पेंटिंग अमृता शेरगिल ने 1936 में पेंट की थी। अमृता शेरगिल को इंडिया की फ्रेडा कालो कहा जाता है। अब फ्रेडा कालो कौन है इसके बारे में मैं फिर कभी बताऊंगा डिटेल में। अमृता शेरगिल्स पेंटिंग आर द मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग्स अमंग ऑल द विमेन पेंटर्स इन इंडिया। वैसे भी इंडिया में विमेन पेंटर्स बहुत ही कम हैं, और अगर नाम बताने पड़ जाए तो शायद एक या दो ही नाम आपको याद होंगे। तो अमृता शेरगिल ये फर्स्ट नाम याद आएगा। उन्होंने वर्ल्ड फेमस एकोल दे बौद्ध आर्ट, ये जो स्कूल ऑफ फाइन आर्ट है पेरिस का, बहुत ही फेमस, उसमें पढ़ाई की थी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कॉलेज ऑफ आर्ट के एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कहाँ पे है। कभी कभी उनकी और पेंटिंग्स के बारे में भी पूछा जाता है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ। जैसे अभी का क्वेश्चन था द चाइल्ड ब्राइड, उसी तरह से उनकी एक और पेंटिंग है द ब्राइड, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। ये है उनकी पेंटिंग साउथ इंडियन विलेजर्स गोइंग टू मार्केट, ये बनाई थी उन्होंने 1937 में। ये है उनकी पेंटिंग यंग गर्ल, ये है उनका सेल्फ पोर्ट्रेट, ये पेंटिंग उन्होंने बनाई थी। ये उनकी पेंटिंग है ब्राइड्स टॉयलेट, ये भी उनकी पेंटिंग है सेल्फ पोर्ट्रेट। क्लारा ज़ेपेसी, ये बनाई थी उन्होंने 1932 में। कहलाती है हंगेरियन जिप्सी गर्ल, ये बनाई थी 1932 में। ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है, इसके बारे में भी कभी कभी पूछा जाता है। ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स या फिर 3 गर्ल्स नाम से इस पेंटिंग को जाना जाता है। ये बनाई थी 1935 में। इस पेंटिंग का नाम है विलेज सीन, जो बनाई थी 1938 में। ये पेंटिंग कहलाती है पोर्ट्रेट ऑफ ए यंग मैन, जो बनाई गई थी 1930 में। ऐसा बोला जाता है कि ये उनके कई बॉयफ्रेंड में से एक बॉयफ्रेंड की पेंटिंग है। पेंटिंग है ब्रह्मचारीज, जो जब वो साउथ इंडिया के टूर पे गई थी तब उन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। इस पेंटिंग के बारे में भी काफ़ी बार पूछा जाता है एंट्रेंस टेस्ट में। इस पेंटिंग को मदर इंडिया कहते हैं। ये पेंटिंग है एंशियंट स्टोरी टेलर। 2 एलिफेंट, इस पेंटिंग को कहते हैं कैमल्स। इस पेंटिंग का नाम है स्लीपिंग वुमन, जो 1933 में बनाई गई थी। और ये बहुत ही फेमस उनका सेल्फ पोर्ट्रेट एज ताहितियन, ये बनाई थी उन्होंने 1934 में। इस पेंटिंग में अगर आप गौर से देखोगे तो बैकग्राउंड में जो ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है वो एक मीन्स ह्यूमन फिगर है, मीन्स आदमी है वहाँ पे। द लिटिल गर्ल इन ब्लू, ये पेंटिंग बेची गई थी 18.69 करोड़ रुपीज़ में। ये ऑक्शन हुआ था 2018 में। इस पेंटिंग में जो छोटी बच्ची नज़र आ रही है वो है बैबिट,
ये शिमला की रेसिडेंट थी और अमृता की कज़न भी थी। अमृता शेरगिल की जब डेथ हुई थी वो मात्र 28 ईयर्स की थी। वो एक बेबाक और उन्मुक्त सोच की पेंटर थी। अमृता का जीवन उनकी पेंटिंग की तरह ही रंगीन और रहस्यमय था। इसके बारे में मैं कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। उनके बॉयफ्रेंड्स की लिस्ट बहुत लंबी थी। रूमर्स ये भी है कि उनका अफेयर पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ भी था। उन्होंने जो पंडित नेहरू को चिट्ठियाँ लिखी थी वो अमृता के पेरेंट्स ने जब अमृता की शादी तय हुई थी तो वो जला दी थी। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ अजंता केव्स हैज़ हंस जातका? अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित है? और इंग्लिश में लिखा है केव्स, मतलब कितनी केव्स में हंस जातका है। तो द ऑप्शंस आर गुफा नंबर 10, गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 9, गुफा नंबर 17। आंसर है केव नंबर 17, गुफा नंबर 17, ऑप्शन नंबर 4। Number 18, which artist cut his ear and gifted it to his beloved? किस चित्रकार ने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को भेंट किया था? नंबर 1 वैन गॉग, नंबर 2 गॉगिन, नंबर 3 डाली, नंबर 4 लिथरेक। इंतहा हो गई इंतहा। अच्छा हुआ इन्होंने ये नहीं पूछा कि अमृता के कितने बॉयफ्रेंड्स थे। खैर अब तो आपको यकीन आ गया होगा कि पेंटर्स की पर्सनल लाइफ भी बहुत मायने रखती है। कुछ भी पूछा जा सकता है, मतलब पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वैन गॉग। इस स्टोरी के पीछे भी अलग अलग थियरीज है। एक थियरी ये कहती है कि उन्होंने पूरा का पूरा कान नहीं काटा, उन्होंने एक ईयर लोब काटा। पर मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ क्योंकि वैन गॉग को अपनी सेल्फीज पेंट करने का बहुत शौक था। तो जस्ट इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने अपना एक पोर्ट्रेट पेंट किया है। उसमें आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा बैंडेज उन्होंने लगाया हुआ है। तो अगर एयरलॉ भी काटते तो इतना बड़ा बैंडेज नहीं लगता शायद। उसके बाद कई अकाउंट्स बोलते हैं कि उनकी एक फेलो आर्टिस्ट थे जो उनके दोस्त थे इकलौते, पॉल गॉगिन, उनके साथ उनकी लड़ाई हो गई थी और वैन गॉग वैसे पागलपन के दौरे आते थे, मतलब उनकी मेंटल हालत ठीक नहीं थी पूरे लाइफ। तो उन्होंने उसी अटैक में अपना कान काट लिया रेजर से और फिर उन्होंने उस ईयर को उनकी जो फेवरेट वेश्या थी उसके पास ले गए और उसको दिया एज ए टोकन ऑफ लव। लोग डिसएग्री करते हैं इस बात से। कुछ लोग बोलते हैं कि पॉल गॉगिन के साथ उनकी लड़ाई हुई थी और पॉल गॉगिन ने उनका कान काट दिया था इस लड़ाई में, और फिर उसके बाद दोनों उस वेश्यालय में गए थे जहां वो हमेशा जाया करते थे। और वहाँ पे कोई 18 साल की एक लड़की थी, उसको उन्होंने ये गिफ्ट किया। अब पॉल गॉगिन को वहाँ भेजा था उनके साथ रहने के लिए उनका वैन गॉग के भाई ने। वैन गॉग के भाई थे वो वैन गॉग को फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे, जबकि आपको पता ही होगा वैन गॉग की सिर्फ एक पेंटिंग बिकी थी उनके पूरे लाइफ में। उनको उनके भाई फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे। अब उनकी मेंटल हालत ठीक नहीं थी तो भाई चाहते थे कि कोई उनके साथ रहे, तो उन्होंने पॉल गॉगिन को उनके साथ रहने के लिए भेजा था। पर इस फाइट के बाद और ये कान वाले इंसिडेंट्स के बाद पॉल गॉगिन की और वैन गॉग की दोस्ती पूरी तरह से ख़त्म हो गई। जिस लड़की को ये कान भेंट किया गया था, कई अकाउंट्स बोलते हैं कि उस लड़की का नाम गैब्रियल बर्लैटियर था और कई लोग बोलते हैं कि उस लड़की का नाम रिचल था। चलो इस बारे में तो कन्फ्यूजन है, पर आपके स्क्रीन पे जो दिख रही है पेंटिंग, ये पेंटिंग है रेड विनयार्ड, जो वैन गॉग के लाइफ में बिकने वाली पहली पेंटिंग थी। उनकी पूरे लाइफ टाइम में यही पेंटिंग बिकी थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सिर्फ 400 फ्रैंकाज में बिकी थी। काफ़ी कुछ आजमाने के बाद वैन गॉग ने डिसाइड किया कि वो पेंटर बनेंगे और अपने एज के 27 ईयर्स में उन्होंने पेंटिंग शुरू की। उसके बाद 37 ईयर्स में उनकी डेथ हो गई थी, मतलब उनके पास सिर्फ 10 साल थे और उन 10 सालों में उन्होंने बहुत काम किया, बहुत सी पेंटिंग की। वो कभी कभी अपनी पेंटिंग के ऊपर ही पेंटिंग करते थे, नया कैनवास नहीं लेते थे। कान काटने वाली स्टोरी को लेकर एक नया खुलासा किया गया है।
मार्टिन बेली जो कि ब्रिटिश वैन गॉग स्पेशलिस्ट है, उन्होंने अपनी किताब स्टूडियो ऑफ द साउथ वैन गॉग इन प्रोवेंस में यह मेंशन किया है कि वैन गॉग ने जब उनके भाई के एंगेजमेंट की न्यूज़ सुनी तब उनको मतलब लगा कि अब भाई उनको सपोर्ट नहीं करेंगे या फिर उनका पेंटिंग करने का या पेंटर बनने का जो उद्देश्य था वो असफल रह जाएगा, इसलिए फिर उन्होंने उस मेंटली मतलब अनस्टेबल कंडीशन में अपना कान काट दिया था। वैन गॉग पैसे के कमी के कारण मॉडल्स हायर नहीं कर सकते थे। लैंडस्केप्स, फ्लावर पॉट्स, ऐसे ही मतलब नॉर्मली जो अपने डेली लाइफ की चीज़ें हैं, जैसे उनकी एक फेमस पेंटिंग है द बेडरूम, इस तरह से वो जो फ्री में अवेलेबल चीज़ें हैं उन्हीं को वो पेंट करते थे। और उससे भी ज़्यादा उन्होंने 43 के ऊपर अपनी सेल्फ पोर्ट्रेट्स बनाए हैं। उनकी मौत के कई साल बाद 1990 में उनकी एक पेंटिंग है पोर्ट्रेट ऑफ डॉक्टर गैजेट। ये पेंटिंग सोल्ड हुई थी $82.5 मिलियन में। वैन गॉग ऑलमोस्ट पूरी लाइफ मेंटली इल रहे। मेंटली उनको बहुत परेशानी थी। उन्होंने बहुत सारा समय हॉस्पिटल्स में या साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल्स में काटा, वहाँ पे उन्होंने पेंटिंग करी। ऐसे समय में भी उन्होंने कभी पेंटिंग करना नहीं छोड़ा। अभी इन डिटेल्स को बस यही रोक देता हूँ और फिर कभी टाइम मिला तो आर्टिस्टों के बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टाइल ऑफ आर्ट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द पेंटिंग ऑफ बाग केव? बाग गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? ऑप्शंस आर ए मुगल स्टाइल, 2 अपभ्रंश स्टाइल, 3 अजंता स्टाइल, 4 राजपूत स्टाइल। And the correct answer is 3 Ajanta style. The Bagh caves were quarried in the 5th and 6th century AD in the very late stages of Buddhism in India, and long after most of the Indian Buddhist cave has been built, many of them since 2nd or 1st centuries BCE. They are believed to have been built by Satvahana dynasty during the 5th to 7th century. The Bagh Caves are a group of 9 rock-cut monuments situated among the southern slopes of the Vindhya in Bagh town of Dhar district in Madhya Pradesh state in central India. These monuments are located at a distance of 97 kilometers from Dhar town. These are renowned for mural paintings by master painters of ancient India. Question number 20. In which state of India the Rag Ragini paintings were popularly painted? राग रागिनी के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः बने थे? ऑप्शंस आर 1 उत्तर प्रदेश, 2 मध्य प्रदेश, 3 हिमाचल प्रदेश, 4 राजस्थान। And the correct answer is none of them actually, but you can choose number 4 Rajasthan. Actually Ragmala paintings are a form of Indian miniature painting and a set of illustrative paintings of the Ragmala, or you can say a garland of ragas depicting various of the Indian musical modes called ragas. They stand as a classical example of the amalgamation of art, poetry and classical music in medieval India. Ragmala paintings were created in most school of Indian painting, started in 16th and 17th centuries and are today named accordingly as Pahari Ragmala, Rajasthan or Rajput Ragmala, डेक्कन रागमाला एंड मुगल रागमाला। रागमाला पेंटिंग्स 16वीं और 17वीं सेंचुरी में बनाई गई थी और उसको अलग अलग स्टेट में बनाते थे और उसको अलग अलग नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि पहाड़ी रागमाला, राजस्थान और राजपूत रागमाला, डेक्कन रागमाला और मुगल रागमाला। सो इनमें से कोई भी एक स्टेट डोमिनेटली रागमाला पर पेंटिंग नहीं करता था। अब जब रागमाला पेंटिंग्स की बात कर ही रहे हैं तो उन पेंटिंग्स में मोस्टली 6 रागाज होते हैं
उन रागास के नाम भी आपको पता होने चाहिए। उनमें से जो नाम है मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। एक है राग भैरवा, राग दीपिका, राग श्री, राग मालकौंसा, राग मेघा, राग हिंडोला। ये मेनली जो राग होते हैं वो अलग अलग सीजन्स में गाए जाते थे, और इन पेंटिंग्स को राग रागिनी पेंटिंग्स कहने के बजाय रागमाला पेंटिंग्स कहते थे या कहते हैं। Here just take a look at this picture. It's called Panchama Ragini. It is one of the Ragmala series painting. At that time, many Bikaner artists came from Mughal workshop, and while this work's musical theme remains distinctly Rajput, the Mughal style is evident throughout, especially in the depiction of the human figures and the natural surroundings. Question number 21. Om Prakash Chaurasia is associated with which musical instrument? ओम प्रकाश चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? नंबर 1 फ्लूट, 2 संतूर, 3 सरोद, 4 वीणा। एंड द करेक्ट आंसर इज संतूर। पंडित ओम प्रकाश चौरसिया की शख्सियत के कई पहलू रहे। सुरीला कंठ उन्हें प्रकृति ने दिया और इसी के चलते बचपन में ही गायन के प्रति रुझान हो गया। खस्ता माली हालतों के बावजूद मामा मदन चौरसिया के प्रोत्साहन और मदद से संगीत तीर्थ बनारस चले गए। बनारस में कुछ दिन बाद पेट की बीमारी ने ऐसा घेरा कि गायकी का स्वप्न असमय मर गया। फिर गुरु पंडित लालमणि मिश्र की सलाह पर संतूर सीखा। ओम प्रकाश चौरसिया जी के बारे में विकिपीडिया पर कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है, ना कि उनकी फ़ोटो अवेलेबल है नेट पे। पत्रिका.com जो कि भोपाल से बिलोंग करती है शायद, उन्होंने पंडित ओम प्रकाश चौरसिया जी के बारे में एक आर्टिकल लिखा। जब भी वो कोई आर्टिकल लिखते ओम प्रकाश चौरसिया जी के बारे में, तो वो एक दूसरे संतूर वादक हैं पंडित शिव कुमार शर्मा, उनका फ़ोटो वो हमेशा डालते हैं। ताज्जुब की बात है कि पत्रिका भोपाल से ही पब्लिश होती है और ओम प्रकाश चौरसिया मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 22. विच कलर हैज़ बीन मेनली यूज्ड इन प्री हिस्टोरिक पिक्चर्स? प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से कौन सा कलर प्रयुक्त हुआ था? नंबर 1 गेरू, नंबर 2 ग्रीन, नंबर 3 येलो, नंबर 4 वायलेट। And the correct answer is Geru. Prehistoric painters used the pigments available in the vicinity. These pigments were so-called earth pigments: minerals, limonite and hematite, red ochre, yellow ochre and amber, charcoal from the fire, carbon black, burnt bones, black bones and white from grounded calcita. गेरुआ नाम का कोई इंग्लिश में कलर नहीं होता। जो ऑप्शंस उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहिए था, पर यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो वैसे ही गेरू है। अब कोई इंग्लिश मीडियम का या फिर हिंदी ना जानने वाला स्टूडेंट आएगा, वो गेरू उसको पता ही नहीं चल पाएगा कि ये गेरू है क्या, कि जब तक कि उसने वो रंग दे तू मुझको गेरुआ वाला सॉन्ग नहीं सुना होगा ना, तब तक। तो गेरू को इंग्लिश में कहते हैं ऑकर। ऑकर इज़ ए नेचुरल clay earth pigment which is a mixture of ferric oxide and varying amount of clay and sand. Question number 23. Shadanga of art is included by the author. किस शास्त्रकार ने षडंगा की चर्चा अपनी टीका में की है? नंबर 1 यशोधर पंडित, नंबर 2 वात्स्यायना, नंबर 3 श्री कुमार एंड नंबर 4 पंडित चित्रधर। और इस सवाल का सही जवाब डिपेंड करता है कि आप इंग्लिश में पढ़ के इसको जवाब दे रहे हो या हिंदी में पढ़ के, क्योंकि हिंदी का जो ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और इस गलती की वजह से ये दोनों क्वेश्चंस
बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं और इनका आंसर भी बिल्कुल डिफरेंट आता है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन, षडंगा ऑफ आर्ट इज इंक्लूडेड बाय द ऑथर and the correct answer for this question is Vatsyayana. Shadang or 6 limbs, 6 अंग of Indian art find their first mention in Vatsyayana's celebrated text काम सूत्रा। वात्स्यायना ने अपनी बुक काम सूत्र में सबसे पहले षडंग को मेंशन किया और षडंग को इंक्लूड किया। अब आते हैं हिंदी के प्रश्न पे, किस शास्त्रकार ने षडंगा की चर्चा अपनी टीका में की है? तो इसका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 1 यशोधर पंडित। यशोधर पंडित जो 11वीं-12वीं शताब्दी के जयपुर के राजा जय सिंह प्रथम के दरबार में प्रख्यात विद्वान थे, उन्होंने अपने ग्रंथ जय मंगला जो कि एक टीका ग्रंथ है, उसमें कामसूत्र में वात्स्यायन द्वारा उल्लिखित चित्रकर्म के 6 अंग मीन्स षडंगों की विस्तृत व्याख्या की है। यू मस्ट नो व्हाट आर दिस 6 लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग। आपको इंडियन पेंटिंग के 6 अंगों के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में ये इससे रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। सो सबसे पहले है रूप भेदा which means the facial features and expressions. Number 2 pramanam. Pramanam is related to the right measurements. Number 3 bhava which is related to the feelings and portraying of those feelings on canvas or paper. Number 4th lavanya yojanam. Lavanya means kind of beauty or grace, and you have to show that in your best artistic way in your painting. Number 5th sadrishyam. Sadrishyam is related to the reality, means real, whatever you are drawing or painting, that should be look like. And lastly Varnika Bhanga was the levy which added the flavor of individuality in every piece of art, as it is allowed that artist to use the brush and colors in his own artistic flair. भारतीय प्राचीन चित्रकला में यह षडंग हमेशा ही महत्वपूर्ण और सर्वमान्य रहा है। आधुनिक चित्रकला पर पाश्चात्य प्रभाव पड़ने के बावजूद भी यह महत्वहीन नहीं हो सका, क्योंकि षडंग वास्तव में चित्र के सौंदर्य का शाश्वत आधार है। इसलिए चित्रकला का सौंदर्य शास्त्रीय अध्ययन के लिए इसकी जानकारी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच पेंटिंग स्टाइल द मिनिएचर पेंटिंग स्टार्टेड? 1 अजंता, 2 बाघ, 3 जैन, 4 बंगाल स्कूल। किस चित्र शैली में लघु चित्र बनने प्रारंभ हुए? अजंता, बाघ, जैन, बंगाल चित्र शैली। और इसका सही आंसर है इनमें से एक भी नहीं, क्योंकि अजंता, बाघ और जैन इन शैलियों का मिनिएचर से कोई लेना देना नहीं है। तो लास्ट में बचता है बंगाल चित्र शैली, और ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। And if we are talking about Indian miniature art, when it was started by the Palace of Bengal. They were the pioneers of miniature painting in India. लघु चित्र सबसे पहले इंडिया में बनने प्रारंभ हुए थे पाला डायनेस्टी के काल में। पाला डायनेस्टी वही है जो एस्टेब्लिश हुई थी 8th सेंचुरी में और ख़त्म हुई थी 12th सेंचुरी में, और 11 to 12th सेंचुरी के बीच में बहुत सारे मिनिएचर मतलब बनने शुरू हुए थे। अब पाला डायनेस्टी कहाँ थी, तो ये जो पार्ट है बंगाल, बिहार और नेपाल का पार्ट, वहाँ पर ये डायनेस्टी और इनका साम्राज्य था। तो इसका मतलब ये था कि उन्होंने वहाँ पे शुरू किया। अब यहाँ पे आपको कहीं पे पाला या पाल डायनेस्टी का या उनके चित्र शैली का नाम दिख रहा है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, वो सही आंसर रहेगा। पर बात करते हैं बंगाल चित्र शैली की। बंगाल चित्र शैली 20वीं सदी में जो ब्रिटिशर्स या इंडिया में थे तब अवनींद्रनाथ टैगोर ने बंगाल में शांति निकेतन में, कलकत्ता शांति निकेतन इसके आसपास ये चित्र शैली का प्रारंभ हुआ या उदय हुआ। बंगाल चित्र शैली ये मिनिएचर से संबंधित नहीं, ये स्वराज्य से संबंधित है ना। भारत माता की पेंटिंग आपने देखी होगी। तो ये जो BHU वाले हैं ये इतने अनपढ़ मतलब कैसे हो सकते हैं कि उनको 20वीं
का बंगाल स्कूल और 8वीं-12वीं सदी का दिस पाला डायनेस्टी की आर्ट, इनमें फ़र्क नहीं समझ आता। तो जितने ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक का भी मिनिएचर से कोई संबंध नहीं है। बंगाल स्कूल का भी या फिर बंगाल आर्ट स्कूल का भी कोई संबंध मिनिएचर से नहीं है। तो इसके आगे वाला पार्ट मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। और वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।